तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब तक जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वो मैंने थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर सब लिख दिया है। देखिए हमने डिस्कस किए थे एनर्जी लेवल्स की वैल्यूज़। तो ये EJ, कैपिटल EJ, जो कि हमने जूल्स में जब निकाला था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जनरली क्या करते हैं, एनर्जी को वेव नंबर के टर्म में पढ़ते हैं। तो जब हम इस EJ को वेव नंबर में चेंज करेंगे तो यानी कि सेंटीमीटर माइनस वन में, यानी जूल्स को जब हम सेंटीमीटर माइनस वन में चेंज करेंगे तो इस EJ वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, HC से डिवाइड कर देंगे और फिर ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और ये एप्साइलन J, यानी ये जो वेव नंबर की टर्म में हमने एनर्जी बताई है वो सेंटीमीटर माइनस वन में आई, और ये जो पूरी वैल्यू है ये हो जाएगी B के इक्वल, जो कि रोटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। तो ये हमारा एप्साइलन J इज इक्वल टू BJ J प्लस वन, सेंटीमीटर माइनस वन जो निकला वो हमारी एनर्जी की वैल्यू निकली। अलग अलग लेवल्स की जो एनर्जी होती है, यानी अलग अलग रोटेशनल लेवल्स की, यानी J इज इक्वल टू जीरो के लिए अगर हमें वैल्यू निकालनी है कि कितनी एनर्जी होगी तो हम क्या करेंगे, बस J इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। तो J इज इक्वल टू ज़ीरो अगर आप रख देंगे यहाँ पर तो सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर हमने J इज इक्वल टू ज़ीरो वन लिखा है। सपोज आपको J इज इक्वल टू फोर के लिए निकालनी है तो आपने क्या करा, J इज इक्वल टू फोर रखा, यहाँ पर भी फोर रखेंगे, यहाँ पर भी फोर रखेंगे, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू 20B आ जाएगी। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये एनर्जी की वैल्यूज़ दे रखी है सेंटीमीटर माइनस वन में। तो जूल्स को जब हम सेंटीमीटर माइनस वन में चेंज करते हैं तो HC से डिवाइड कर देते हैं, और अगर सेंटीमीटर माइनस वन को हमें जूल्स में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, HC से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये सब मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वहाँ नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख के आएगा, वरना आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आने वाला। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो ट्रांजिशन हमने शो कर रखे हैं कि 0 से 1 की तरफ ट्रांजिशन है, 1 से 2 में ट्रांजिशन है, इन ट्रांजिशंस की वैल्यू, या ये कह सकते हैं कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था 2B J प्लस वन। ये दिखा रहा है कि J से जब J प्लस वन में ट्रांजिशन होगा तो हम वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। यानी एक तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस पूछा जाए, सपोज वो पूछ रहे हैं कि E4 माइनस E3 अगर आपको निकालना है, तो आप सिंपल बजाय ये सारी वैल्यूज़ रखने के कि पहले BJ J प्लस वन रखेंगे 4 के लिए, फिर BJ J प्लस वन रखेंगे 3 के लिए, फिर पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो उससे अच्छा है कि बस आप ये 2B J प्लस वन रखिए। और यहाँ पर क्या है, 3 जो हमारा लोअर नंबर होता है, मतलब J इज इक्वल टू जो लोअर नंबर होगा, यहाँ पर E4 का मतलब हम J इज इक्वल टू 4 के लिए E4 की वैल्यू देखेंगे, और यहाँ पर J इज इक्वल टू 3 के लिए, मतलब हमारा ट्रांजिशन हम देख रहे हैं 3 से 4 की तरफ, यानी ये वाला ट्रांजिशन हम शो कर रहे हैं। और इसमें एनर्जी डिफरेंस कितना होगा वो उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 2B J प्लस वन। इसमें हम J की लोअर वैल्यू रखते हैं, तो J की लोअर वैल्यू है 3, तो अगर मैं यहाँ पर ये 2B लिखे रहने दूँ और यहाँ पर 3 प्लस वन कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस वन हो जाएगा 4, और 4 टू जा हो जाएगा 8। यानी कि जब 3 से 4 की तरफ ट्रांजिशन होगा तो हमें 8B का डिफरेंस देखने को मिलेगा। या हम ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है 3 to 4 जब ट्रांजिशन हुआ तो हमें 8B की जो है लाइन मिली, 8B सेंटीमीटर माइनस वन पर लाइन मिलती है। तो या तो आप ये कह सकते हैं इस 2B J प्लस वन को कि ये दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम में हमें स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ पर मिलेंगी वो भी हम बता सकते हैं इसी वैल्यू। तो आप दोनों चीज़ें समझ सकते हैं, चाहे तो आप इसको एनर्जी लेवल का डिफरेंस समझ लीजिए, चाहे आप ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम यहाँ बना रखा है कि फर्स्ट लाइन कब मिलेगी, तो फर्स्ट लाइन हमें कब मिलती है, जब 0 से 1 की तरफ हम जाते हैं। पहली लाइन तो क्योंकि ग्राउंड स्टेट तो हमारा 0 है, J इज इक्वल टू जीरो, J इज इक्वल टू जीरो से J इज इक्वल टू वन में जाएंगे तो हमें पहली स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। अगर हम J इज इक्वल टू वन से J इज इक्वल टू टू में जा रहे हैं तो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, फिर थर्ड मिलेगी, ये फोर्थ मिलेगी। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी ये किस सेंटीमीटर माइनस वन पर मिल रही हैं, उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला जो है यूज़ करना है। आपको अगर एनर्जी लेवल्स की वैल्यू निकालनी है, J इज इक्वल टू जीरो पर एनर्जी की क्या वैल्यू है, J इज इक्वल टू वन पर क्या वैल्यू, तब आप ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। और अगर दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस या फिर स्पेक्ट्रल लाइन हमें कहाँ पर मिलेंगी तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में एक सिलेक्शन रूल भी पढ़ा था कि डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस वन होना चाहिए, यानी कि जो ट्रांजिशन है उनमें J की वैल्यू में सिर्फ 1 यूनिट का चेंज होना चाहिए। प्लस मैंने आपको बताया था प्लस साइन हम एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ करते हैं और माइनस साइन हम एमिशन के लिए यूज़ करते हैं। और
एक और चीज़ थी कि अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का डिफरेंस, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं जो आपके सामने बनाई हुई हैं, और दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है 2b, क्योंकि ये सारी लाइंस इक्वी स्पेस्ड होती हैं। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सबके बीच में सेम स्पेस होता है, तो दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का डिफरेंस हमेशा 2b होगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो अब हम आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, यानी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। अब ये इंटेंसिटी से क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम इसी को देख लेते हैं। इंटेंसिटी का मतलब है कि जब मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो वो कितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम इंटेंसिटी बोल देते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लाइट क्या थी, तो वो भी इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, तो अब इस स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सब आप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो अभी हमने इक्वेशन देखी थी कि न्यू बार जे से j+1 में जाना है, अगर ट्रांजिशन हमारा j से j+1 में हो, तो हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, 2bj+1, और इस 2bj+1 से हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं देखने को मिल रही थी। व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन वेरियस एनर्जी लेवल्स अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल, यानी जब इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन हो रहा था डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, तो जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेंगी वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिलेंगी, और बस हमें इसमें क्या करना है, j की लोअर वैल्यू रखनी है। अगर कोई पूछे कि j=2 से j=3 के बीच में ट्रांजिशन है और हमें स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ पर मिलेगी, तो हमें सिर्फ यहाँ पर j की वैल्यू 2 पुट करनी है, और फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि वो स्पेक्ट्रल लाइन हमें कहाँ पर मिलने वाली है। ठीक, अब फिर क्या है, इन ऑर्डर टू नो द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, अगर हमें ये पता लगाना है कि उन स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी कितनी है, तो इट इज़ नेसेसरी टू नो द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन द वेरियस एनर्जी लेवल्स। तो रिलेटिव इंटेंसिटी को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना कितनी है वेरियस एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन की। सपोज देखिए, जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, मान लीजिए यहाँ पर j=0 में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सपोज कुल मिलाकर हमारे पास कोई भी हमने मॉलिक्यूल कोई भी हमने कंपाउंड लिया, उसके सपोज हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, या आप समझ लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो सपोज नीचे वाले में आपके जो हैं 60 मॉलिक्यूल्स हैं, फिर j=1 में 40 मॉलिक्यूल्स हो गए, ऊपर हो सकता है 10 ही मॉलिक्यूल्स हो। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, तो क्या होगा, जो ये 60 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये अब लाइट पड़ेगी इन पर। ठीक है, ये माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करेंगे, 60 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। ये 40 मॉलिक्यूल्स भी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ये भी ऊपर जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है इन मॉलिक्यूल्स के ट्रांजिशन की एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए, वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि क्या वो इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी तो दोनों की इक्वल ही होगी, चाहे हम j=2 से j=3 में जाएं, चाहे 3 से 4 में जाएं, चाहे 1 से 2 में जाएं, चाहे 0 से 1 में जाएं, प्रोबेबिलिटी इक्वल है, संभावना इक्वल है। चाहे मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोबेबिलिटी इक्वल क्यों है, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन रूल था वो ये कहता है डेल्टा j, यानी j की वैल्यू में डिफरेंस सिर्फ 1 यूनिट से होना चाहिए, और यहाँ पर 1 यूनिट से हो ही रहा है, चाहे 0 से 1 में, या 1 से 2 में, या 2 से 3 में। तो ये ट्रांजिशन कहीं से कहीं भी हो, अगर j की वैल्यू में सिर्फ 1 यूनिट से चेंज हो रहा है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है ट्रांजिशन की। हाँ, अगर कोई मॉलिक्यूल 0 से 3 में जा रहा है, तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसकी ऊपर जाने की, क्योंकि हमारा सिलेक्शन रूल यहाँ पर फॉलो ही नहीं हो रहा है। ये सब फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाएंगे। तो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल निकल के आ रही है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशंस की इक्वल है, तो फिर इंटेंसिटी भी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हमें इक्वल इंटेंसिटीज़ की इक्वल इंटेंसिटी वाली लाइन नहीं मिलती है। अगर सारी ही इंटेंसिटीज़ इक्वल होती, तो हमें स्पेक्ट्रम जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलता। ठीक है, कुछ इस तरह की, कि सबकी इंटेंसिटी जो है वो इक्वल आती है, जितने भी ट्रांजिशन है, चाहे हम 0 to 1 देख लें, 1 to 2 देख लें, 2 to 3 देख लें, तो हमें इक्वल इंटेंसिटीज़ की लाइट मिलती। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, इंटेंसिटी क्योंकि अलग अलग ट्रांजिशन के लिए अलग अलग होती है, तो कहीं पर हमें
इंटेंसिटी ज़्यादा मिल सकती है, कहीं पर हमें कम मिल सकती है, कहीं पर थोड़ी इस तरह से मिल सकती है। तो यानी इंटेंसिटी हम जब इस स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लेंथ ऑफ लाइन समझ सकते हैं। जितनी लेंथ अगर ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेंथ अगर लाइन की कम है तो इंटेंसिटी भी कम है। ठीक, तो हम ये बात कर रहे थे यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन तो इक्वल है। हमने क्या बना कि प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन बिटवीन द वेरियस एनर्जी लेवल्स, दिस मीन्स दैट वेदर अ मॉलिक्यूल हैज मोर और लेस चांस ऑफ मेकिंग द ट्रांजिशन J is equal to 0 to J is equal to 1 than the transition J is equal to 1 to J is equal to 2 and so on। मतलब ये हुआ कि जो हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे तो हम ये प्रोबेबिलिटी का मतलब जो समझाने की कोशिश की गई है वो ये कि J is equal to 0 से J is equal to 1 में जाने की संभावना और J is equal to 1 में J is equal to 2 1 से 2 में जाने की संभावना क्या वो इक्वल है। तो हमने ये पाया कि वो इक्वल है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल हो रहा है। तो यही लिखा हुआ है इसमें कि ऑन कैलकुलेशन वी सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल चेंजेस विद डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज ऑलमोस्ट द सेम। वो हमेशा प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम होती है, क्यों? क्योंकि डेल्टा J इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस 1 है तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम होगी। तो इससे हमने सोच सकते हैं कि दिस सजेस्ट दैट ऑल द स्पेक्ट्रल लाइन मस्ट बी ऑफ सेम इंटेंसिटी। तो इसका मतलब जब प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो इंटेंसिटी भी सेम होनी चाहिए, बट इट इज एक्चुअली नॉट सो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्स फॉर द सिंगल मॉलिक्यूल moving between J is equal to 0 to J is equal to 1 और J is equal to 1 to J is equal to 2 may have the same intensity। अगर मान लीजिए ये हमारे दो लेवल, ये मैंने ये ऐसे बना दिया, ठीक है, ये हमारा J is equal to 0 है, ये J is equal to 1 है और ये J is equal to 2 है। तो सपोज अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल है J is equal to 0 में और ये 0 से 1 में जा रहा है, ठीक है, एक ट्रांजिशन तो हो गया ये। और सपोज कि J इज इक्वल टू 1 वाले लेवल में भी हमारा सिंगल ही मॉलिक्यूल है और वो 1 से 2 में जा रहा है, तो क्या होगा? दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी भी सेम हो जाएगी और दोनों के लिए इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल का नंबर जो है वो सेम है। यहाँ पर भी सिंगल मॉलिक्यूल है और यहाँ पर भी सिंगल मॉलिक्यूल है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि अगर जितने भी हमने ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स बनाए हैं, अगर इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे तो इंटेंसिटी भी सेम आएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सारे एनर्जी लेवल्स में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल में अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर सपोज हमारे पास ये 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो हो सकता है नीचे वाले में 60 मॉलिक्यूल्स हों, ऊपर वाले में 40 हों, ऊपर 10 हो, उससे ऊपर और भी कम हो। तो ये जो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का नंबर अलग अलग आ रहा है इसलिए इंटेंसिटी भी यहाँ पर अलग अलग आएगी। तो यही बात इसमें ली हुई भी है कि बट एट एनी टाइम दिस प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी रेयर, यानी कि जो हम ये कह रहे हैं कि सेम इंटेंसिटी होनी चाहिए थी उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है, एज देयर विल बी डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच लेवल, क्योंकि हर लेवल में अलग मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है डिफरेंट है। हैंस डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल कैरी आउट ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। तो इसीलिए जब डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो वो ट्रांजिशन भी डिफरेंट लेवल्स के बीच में डिफरेंट टाइप का करेंगे। इन फैक्ट the intensities of spectral line will be directly proportional to the initial number of molecules in each energy level। यही चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंटेंसिटी होती है स्पेक्ट्रल लाइन की एक्चुअली वो डिपेंड करती है इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच एनर्जी लेवल, कि हर एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल्स का इनिशियल नंबर क्या था, यानी शुरुआत में मॉलिक्यूल्स कितने थे। यानी कि अगर यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूँ कि सपोज यहाँ पर ये जो 60 मॉलिक्यूल हैं, ये जो ऊपर जा रहे हैं 0 से 1 में, तो 60 मॉलिक्यूल, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सपोज इसकी इंटेंसिटी हमें इतनी मिल गई, ठीक है। फिर हमने देखा J इज इक्वल टू 1 में हमारे सिर्फ 40 मॉलिक्यूल हैं जो ऊपर जा रहे हैं, तो अब की बार जो इंटेंसिटी इनके लिए मिलेगी वो कुछ इतनी मिलेगी, ठीक है। फिर J इज इक्वल टू 2 में खाली 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं, तो इनकी जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो ये अलग अलग इंटेंसिटी मिलती है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि हर एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो, तो अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कितने, कौन से एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो यहाँ पॉपुलेशन का मतलब, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम वर्ड यूज करते हैं पॉपुलेशन तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो हर बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोई नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे इसको पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी हर एनर्जी लेवल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमें कैसे मालूम पड़ता है, ये मालूम पड़ता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसी को हम आगे देख रहे हैं कि क्या है ये। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ द एनर्जी लेवल्स। जैसा कि हमने अभी अभी बात करी कि जो रिलेटिव इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइंस की वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ द एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स में कितनी पॉपुलेशन है। तो वी कैन शो दैट द ग्रेटर द पॉपुलेशन ऑफ एन एनर्जी लेवल, यानी हम ये दिखा सकते हैं कि किसी एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन का नंबर जितना, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट कैन बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर लेवल, और वो मॉलिक्यूल्स दूसरे हायर लेवल में जा सकते हैं। एंड हेंस ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे ऊपर जाने वाले, प्रमोट होने वाले, और उतनी ही इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो बिकॉज द एनर्जी लेवल ऑफ पॉपुलेशन इज गिवन बाय बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें यही पॉपुलेशन निकालनी है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यानी पॉपुलेशन को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल लाइन इज इविडेंटली प्रोपोर्शनल टू द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से तो हमें पॉपुलेशन मिल रही है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो इंटेंसिटी क्योंकि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल थी और पॉपुलेशन हमें बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से मिल रही है, इसलिए इंटेंसिटी भी जो है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक, अब ये बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन निकल के आती है वो ये रखी हुई है कि ये J है बेटा, एन जे अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू ई माइनस एप्सिलॉन जे डिवाइडेड बाय के टी। यहाँ पर एन जे क्या है, पहले तो एन जीरो क्या है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन शो कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन J इज इक्वल टू जीरो लेवल, जहाँ पर J इज इक्वल टू जीरो है, और एन जे क्या डिवाइड शो कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स J की कोई भी हायर वैल्यू अदर देन जीरो, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो यानी हम इस इक्वेशन से क्या निकाल रहे हैं, हम J इज इक्वल टू जीरो के रिस्पेक्ट में J इज इक्वल टू 1 2 3 में कितनी पॉपुलेशन है, बस हम वो निकाल रहे हैं। ठीक है, या हम ये रिलेटिव पॉपुलेशन कह रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू J इज इक्वल टू जीरो हम J इज इक्वल टू 1 2 3 की पॉपुलेशन निकाल रहे हैं। तो इसी को हम रिलेटिव पॉपुलेशन कह रहे हैं, क्योंकि हम हायर एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू J इज इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर ये इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पर EJ क्या, जो सॉरी EJ कह रही हूँ मैं, ये एप्सिलॉन J दे रखा है। तो ये एप्सिलॉन J हमारा क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको दिखाया भी था, BJ+1 सेंटीमीटर -1 में दिया होता है, और अगर हम सेंटीमीटर -1 को जूल्स में चेंज करेंगे तो हम HC से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर यहाँ पर हमारी एनर्जी जो आएगी अब वो जूल्स की फॉर्म में आएगी। अगर हम जूल्स को सेंटीमीटर -1 में चेंज करना चाहें तो एनर्जी को हम हमेशा HC से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब सेंटीमीटर से जूल में चेंज करेंगे तो HC से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अभी अभी मैंने आपको दिखाया भी था। तो इससे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के बेसिस पर भी देखा भी गया, J इज इक्वल टू 1 के लिए जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा NJ अपॉन N0 इज इक्वल टू 0.98 आया, लगभग ये वैल्यू आई थी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये लेस देन 1 हो गया। ठीक है, लेस देन 1 ही तो आया। तो यानी हायर एनर्जी लेवल में जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम होती चली जाएगी। ये कैलकुलेशंस की से भी आप शो भी कर सकते हैं, आप ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, आप इस फॉर्मूला से भी दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें, इस फॉर्मूला में h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, b हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है, k हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और t टेम्परेचर है। तो यानी जो जितने भी मैंने रेड लगाया ये सब तो कांस्टेंट्स हैं अपने आप में। ठीक है, चेंज किस में हो रहा है, j की वैल्यू में। अगर हम इन बाकी सब, भाई h और c और t और k को तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर करा रहे हैं तो t भी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में करा रहे हैं तो b भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो सब ये सब कांस्टेंट है। तो चेंज कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ j की वैल्यू में। तो जैसे जैसे हम j की वैल्यू को बढ़ाएंगे, अगर हमारी सपोज j की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो j की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये हमने क्वांटिटी ले रखी है HC B J+1 डिवाइडेड बाय KT। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी J की वैल्यू बढ़ेगी
तो हमारी ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये भी बढ़ेगी, ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यू हम माइनस में दे रखी है, तो जब ये माइनस में आ जाएगी, तो जैसे ही ये माइनस में आएगी, एच सी, फिर से ये पूरा मैं लिख दे रही हूँ, J+1 डिवाइडेड बाय के टी, ये जो है डिक्रीज होगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू अगर इंक्रीज करी तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वैल्यू तो डिक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी ये पॉजिटिव वैल्यू तो इंक्रीज करेगी, क्यों? क्योंकि बाकी सब तो कुछ तो कांस्टेंट है, सिर्फ जे की वैल्यू तो बढ़ा रहे हैं, तो जो क्योंकि जे की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए ये पूरी वैल्यू बढ़ रही है, और क्योंकि ये वैल्यू माइनस में दे रखी है इसलिए ये डिक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी, ओवरऑल जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है हमारा, ये e टू द पावर मतलब एक्सपोनेंशियल ले रखा है ये हमने, तो ये पूरा का पूरा जो है डिक्रीज करेगा। यानी तो हम ये भी कह सकते हैं जे की वैल्यू इंक्रीज करने पर जो रिलेटिव पॉपुलेशन होती है वो डिक्रीज करती है। यानी जे अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो एन जे अपॉन एन जीरो जो है हमारा वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक। और ये कैलकुलेशन से भी हम शो कर सकते हैं और सिंपली हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और तो इसी को हम ग्राफ की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। तो कैलकुलेशन शो दैट अ मोर रैपिड डिक्रीज ऑफ एन जे अपॉन एन जीरो हैज़ बीन ऑब्जर्व विद इंक्रीजिंग जे वैल्यूज। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ये हमारी रोटेशनल क्वांटम नंबर हमने जे की वैल्यू ले रखी है, जो इधर की साइड जो है इंक्रीज कर रही है, जे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और ये हमारी जो ऊपर वाली ये जो ग्राफ है यहाँ, ये जो ऊपर वाला एक्स, ये सपोज हमारी एक्स एक्सिस हमने ले ली और ये हमारी है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हमने रोटेशनल क्वांटम नंबर जे बना रखे हैं, और वाई एक्सिस पर हमने ये एन जे अपॉन एन जीरो है, ये पूरा का पूरा लिखा है ई एक्स पी मतलब ई टू दी पावर, ठीक है। ई टू दी पावर में हमने क्या लिखा है, बी जे J+1 एच सी डिवाइडेड बाय के टी। तो ये पूरी वैल्यू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एन जे अपॉन एन जीरो है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर की साइड बढ़ती हुई दिखा रखी है, ठीक। अब जो ग्राफ हमारा आ रहा है वो कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज दिखा रहा है, ठीक है। जे की मतलब जे की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, एन जे अपॉन एन जीरो जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। और ये हमने ना डिफरेंट डिफरेंट बी की वैल्यू पर भी देखा हुआ है। देखो अब इसी फॉर्मूले में हमने अभी देखा था कि जे की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी एन जे अपॉन एन जीरो डिक्रीज करेगा। यही बात हम बी के लिए भी तो बोल सकते हैं। अगर हम बी की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाएं, तो बी की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब क्योंकि ये वैल्यू माइनस में दे रखी तो ये वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी। तो चाहे जी जे को बढ़ा लीजिए या बी को बढ़ा लीजिए, आंसर आपका दोनों से यही निकलने वाला है, ठीक है। दोनों से रिलेटिव पॉपुलेशन में हमें डिक्रीज देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर इससे ग्राफ से शो भी किया गया है कि बी की वैल्यू एक बार तो हमने 5 सेंटीमीटर -1 रखी है, और एक बार हमने 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर -1 रखी है। तो यानी जो ये वाला ग्राफ है ये हमारा 5 सेंटीमीटर के लिए है, और जो ये ग्राफ है वो हमारा बी की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, तो ये 10 के लिए, यानी ये वैल्यू हमारी हाई हो गई बी की, ठीक है, और ये वैल्यू हमारी लो हो गई। अब इसी में आप देखिएगा कि हम जे की वैल्यू को कैसे डिक्रीज होता हुआ दिखा रहे हैं। तो देखिए सपोज हमारे जे की वैल्यू 1 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अब जे की वैल्यू 1 को अगर हम ऊपर की साइड इस यहाँ पर इससे ऐसे यहाँ मिला दे सपोज, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव पॉपुलेशन आएगी वो करीब 0.9 आ रही है, ठीक है। और इसी को हम ऊपर की साइड और बढ़ा दें तो ये हमारी 0.9 से थोड़ा सा इंक्रीज कर गई। यानी ये वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इंक्रीज ही तो कर रहा है, तो ये वैल्यू हमारी हो गई हाई और ये वैल्यू हमारी हो गई लो, ठीक। तो आप देख रहे हैं, यानी जो ये वाला ग्राफ है, ये जो दूसरा वाले ग्राफ पे हमें ये हाई वैल्यू मिल रही थी, ठीक है, और हाई वैल्यू के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर, बी की वैल्यू लो, यानी कि बी की वैल्यू जब कम होगी तो जे की जो रिलेटिव पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी। और आप देख रहे हैं बी की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करी तो बी की वैल्यू इंक्रीज करने पर हमें एन जे अपॉन एन जीरो डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो इसी वाले ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है लो को दिखा रहा है। तो यानी जैसे ही बी की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे एन जे अपॉन एन जीरो की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। तो ये बात आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम रोटेशन नंबर टू की बात करें तो देखिए 2 पे हम क्या करें, जे को देख रहे हैं हम, जे की वैल्यू, ये मेरे से सीधा तो नहीं जा रहा है पर आप अपने आप से समझ सकते हैं इसको, तो इसको तो हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 0.7 से थोड़ी सी ज़्यादा, आप इसको 0.75 मान लीजिए, ठीक। और इसी को जब हम ऊपर की साइड और बढ़ा दें, ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी ये वैल्यू, ये 0.85 समझ लीजिए,
ठीक है। तो आपने देखा, जब एक चीज़ तो मैंने आपको ये समझाई कि बी की वैल्यू जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से NJ/N0 कम हो रहा है, ठीक है, वो हम यहाँ देख के भी समझ रहे थे। और अब हमने जे की वैल्यू पहले हमने 1 ली थी, तो 1 पे हमें जो है ये हाई वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। कोई भी एक ग्राफ आप देखें तो सपोज इस वाले पॉइंट को अगर मैं देख लूँ तो j इज इक्वल टू 1 पे हमें 0.9, ये सिर्फ ये वाला ग्राफ जो हम ये वाला जो ये 10 वाली वैल्यू जो b की है, अगर हम b को कांस्टेंट मान रहे हैं तो ठीक है। एक चीज़ तो थी कि जब b की वैल्यू वेरी कर रही है, और एक चीज़ ये है कि जब हम b की वैल्यू को कांस्टेंट मान रहे हैं तो j इज इक्वल टू 1 पे ये 0.9 था, और आप देख रहे हैं j इज इक्वल टू 2 पे इसी ग्राफ पे ये वैल्यू जो हो गई 0.75 यानी डिक्रीज कर गई। तो j की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करी NJ/N0 जो है वो डिक्रीज कर गया, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये तो था एक फैक्टर कि रिलेटिव इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करेगी पॉपुलेशन पर, ठीक है। अब इसी में एक दूसरा फैक्टर भी यहाँ पर काम करेगा, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ डीजेनरेसी, तो the possibility of degeneracy in the energy state is another factor which influences the intensities of spectral line। तो ये इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पर इन्फ्लुएंस हो सकता है डीजेनरेसी का भी। अब ये डीजेनरेसी का क्या मतलब है? डीजेनरेसी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ टू एनर्जी और मोर एनर्जी स्टेट्स विच हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी। मतलब हम जो वो एनर्जी लेवल्स बना रहे थे ना, J इज इक्वल टू 0 के लिए हमने ये लेवल बनाया था, फिर J इज इक्वल टू 1 के लिए हमने ये लेवल बनाया था, फिर J इज इक्वल टू 2 के लिए हमने ये लेवल बनाया था। तो ये हमने सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल दिखाया था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल हो, J की सेम वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल जिनकी की वैल्यू मतलब जिनकी एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। कैसे अभी हम समझ सकते हैं इसको कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर डीजनरेट। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, यानी कि वो इक्वल एनर्जी के होते हैं, एंड देयर डीजनरेसी जिसको हम GJ से डिनोट करते हैं फॉर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, ये इसका फॉर्मूला होता है डीजनरेसी का, GJ इज इक्वल टू 2J+1। तो अगर हमें डीजनरेसी निकालनी है तो हम J की वैल्यू बस रखते चले जाएंगे और हमें डीजनरेसी जो है पता चल जाएगी। जैसे J इज इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो मैं इस वैल्यू को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 0, J की वैल्यू हमें 0 रखनी है प्लस 1, तो 2 इंटू 0 तो 1 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1। यानी कि हम ये शो कर रहे हैं कि J इज इक्वल टू 0 में सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल है जो हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक। फॉर J इज इक्वल टू 1, अब J इज इक्वल टू 1 अगर मैं रखूंगी तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये आंसर हो जाएगा 3। तो यानी कि J इज इक्वल टू 1 के लिए GJ इज इक्वल टू है 3, यानी डीजनरेसी है 3। तो हम ये कहेंगे कि इस J इज इक्वल टू 1 में हमारे पास 3 लेवल हैं जो इक्वल एनर्जी के हैं, ये 3 लेवल हैं और इन तीनों की एनर्जी जो है वो इक्वल है। फिर J इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम यहाँ पर 2 रख दूंगी तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो डीजनरेसी हो जाएगी 5। इसका मतलब जो J इज इक्वल टू 2 में हम ये सिंगल एनर्जी लेवल दिखा रहे हैं, एक्चुअल में ये सिंगल नहीं है, ये यहाँ पर 5 एनर्जी लेवल्स जो हैं इन्वॉल्व हैं जिनकी इक्वल एनर्जी है, ये 5, और ये 5 के 5 की इक्वल एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये डीजनरेसी होती है जिसमें हम सिर्फ एक ही लेवल नहीं दिखाते, वो एक एनर्जी लेवल में काफ़ी सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनकी इक्वल एनर्जी होती है, ठीक। अब अगर इस डीजनरेसी फैक्टर को भी हम कंसिडर करें तो हमारा जो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये फिर से J है यहाँ पर GJ, और ये पूरा तो हमने लिखा, तो इसमें GJ फैक्टर जो है और एंटर कर गया है, और GJ का वैल्यू क्या थी, 2J+1 थी। तो अब हमें ये मालूम है कि इंटेंसिटी जो थी प्रोपोर्शनल थी रिलेटिव पॉपुलेशन की, और रिलेटिव पॉपुलेशन इक्वल है इसके, तो हम ये निकाल सकते हैं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू NJ, और ये भी प्रोपोर्शन हो जाएगी, यानी NJ/N0 अब दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो डीजनरेसी पर और ये हमारी जो है एनर्जी की वैल्यू जो हमने निकाली थी। तो फिर ये हमने ये वैल्यू निकाली और इसी के बेसिस पर अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे J की वैल्यू बढ़ेगी ये 2J+1 तो बढ़ेगा, ठीक है। ये भी अभी कि जैसे हम J की वैल्यू रखेंगे, अभी हमने देखा भी J इज इक्वल टू 0 के लिए हमने देखा खाली एक ही लेवल है, फिर 3 लेवल हुए, फिर 5 लेवल हुए। तो जैसे जैसे J की वैल्यू बढ़ेगी डीजनरेसी इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे J वैल्यू बढ़ेगी ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो एक वैल्यू बढ़ रही है और एक वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा उस कंबाइंड इफेक्ट के बेसिस पर अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ये वाला ग्राफ।
तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एज जे इंक्रीजेज द फर्स्ट फैक्टर यानी कि 2j+1 जो डीजनरेसी है वो इंक्रीज करेगी, वेयर एज द एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो सेकंड फैक्टर है e⁻⁻ वाला वो डिक्रीज करेगा स्लोली इन द बिगनिंग। शुरुआत में तो वो स्लोली डिक्रीज करेगा, लेकिन बाद में वो बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा एज द वैल्यू ऑफ जे बिकम हायर एंड हायर। जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वो डिक्रीज भी रैपिड होती चली जाएगी। ठीक है, शुरू में वो कम थी वो डिक्रीज। ठीक, तो ये जो प्लॉट हमने किया है ये यहाँ से एनजे अपॉन फिर से रिलेटिव पॉपुलेशन ले लिए, लेकिन ये वाला जो ग्राफ हमें मिलता है ये रिलेटिव पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जब हमने इसमें डीजनरेसी को इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और इससे पहले जो हमने ग्राफ देखा था वो विदाउट डीजनरेसी देखा था। तो यहाँ से इस ग्राफ से हमें क्या चीज़ मालूम पड़ रही है कि दिस ग्राफ क्लियरली शोज द रिलेटिव पॉपुलेशन एंड हेंस इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन। फर्स्ट इंक्रीज, शुरू में देख रहे हैं आप, शुरू में क्या कर रहे हैं वो इंक्रीज कर रही है, ये पूरा इंक्रीज दिखा रहा है, यानी शुरुआत में ये वैल्यू थी, फिर बाद में सेकंड ये वाली वैल्यू आ गई, फिर ये वैल्यू आ गई, फिर ये वैल्यू आ गई, तो धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रही है, फिर रीचेज मैक्सिमम वैल्यू, फिर क्या करती है वो एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी nj/n0 की वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उसके बाद क्या हुआ, देन डिक्रीजेस, उसके बाद फाइनली जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर जाती है। तो यानी रिलेटिव पॉपुलेशन शुरू में इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम तक पहुंचेगी, और उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक, और इसी से अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें, कौन सी इक्वेशन, जो हमारी लास्ट इक्वेशन आई थी, लास्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर 5, अगर हम इसी को डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंसिएशन पर हमें मैक्सिमम पॉपुलेशन की वैल्यू जो है मिल जाती है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम जे मैक्स से दिखाते हैं। जे मैक्स का मतलब जे की वो वैल्यू जहाँ पर पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी, और जब पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये अंडर रूट है बेटा, ये पूरे का अंडर रूट है। ठीक है, इस पूरे वैल्यू जो KT/2HCB का अंडर रूट है, फिर -1/2 अंडर रूट से बाहर है। तो ये वाली आप एक बार के लिए जो है वैल्यू जो फॉर्मूला जो है ध्यान रखिएगा। तो सो वी कैन कंक्लूड दैट द लाइन इंटेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। तो हमने क्या चीज़ निकाली कि जो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी है वो पॉपुलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होती है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उनके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड द ट्रांजिशन बिटवीन लेवल्स विद वेरी लो और वेरी हाई जे वैल्यूज विल हैव स्मॉल इंटेंसिटीज, एंड एट और नियर द जे मैक्स द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। तो जो भी ट्रांजिशन होंगे जे की बहुत कम वैल्यू के लिए या बहुत हाई वैल्यू के लिए, उनकी तो होंगी बहुत कम इंटेंसिटी, वो हमें यहाँ से दिख भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉपुलेशन भी कम देखने को मिल रही है। देखिए ये जो ट्रांजिशन है, शुरुआत के जो ट्रांजिशन है, ये 0 to 1 ज़्यादा ज़्यादा हुआ होगा, तो ये शुरुआत के जो लोअर जे वैल्यू के ट्रांजिशन है या जो ये हायर जे वैल्यू के ट्रांजिशन है, वहाँ पर हमें पॉपुलेशन कम देखने को मिल रही है। देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ एक पूरा देखना चाहें कि पॉपुलेशन कितनी, तो देखिए यहाँ से यहाँ अगर हम पहुँचेंगे तो पॉपुलेशन कितनी कम है। ठीक है, और ऐसे ही शुरुआत में भी हमें पॉपुलेशन जो है कम देखने को मिली, लेकिन फिर क्या होगा, जो जे मैक्स होगा, जे मैक्स जहाँ पर पॉपुलेशन मैक्सिमम है, जे मैक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो भी कर्व जहाँ मैक्सिमम पीक जो है, इस पीक से हमने यहाँ डाला और नीचे एक परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो जे मैक्स की निकलेगी। और जे मैक्स के आसपास, चाहे हम इधर देख लें चाहे हम इधर देख लें, यहाँ पर हमें रिलेटिव पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए हमें इंटेंसिटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है पॉपुलेशन पर, रिलेटिव पॉपुलेशन पर। तो जे की जो शुरुआती ट्रांजिशन होंगे, 0 to 1 हो गया, 1 to 2 हो गया, या जो हायर ट्रांजिशन होंगे, हायर जे वैल्यू वाले ट्रांजिशन होंगे, वहाँ पर तो हमें, क्योंकि रिलेटिव पॉपुलेशन ही बहुत कम है, इसीलिए वहाँ पर रिलेटिव इंटेंसिटी भी बहुत कम है, क्योंकि इंटेंसिटी पॉपुलेशन पर डिपेंड कर रही है। और जहाँ पर भी हमें जे मैक्स मिल गया, यानी जहाँ पर हमें मैक्सिमम पॉपुलेशन मिली, उसके आसपास हमें जो है इंटेंसिटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर रिलेटिव पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये सब कुछ था आज स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटीज़ के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।